बेटा अपना कल का अपन लोगों ने जो किया था दैट वाज ओनली फ्रॉम एम एल अग्रवाल। ठीक है, याद है कि एक बार, चलो एक बार फट से अपन रिवाइज करा था हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, अपन लोगों ने पहले पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बीच में समझा था। बेसिकली पैरामीटर जो भी थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे पॉपुलेशन के, स्टैटिस्टिक थे अपने सैंपल के। ठीक है, पैरामीटर ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते थे हमारे पूरे के पूरे, और ये कैसे किए जाते थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वगैरह से। फेयर इनफ। हम लोगों ने थोड़ा सा ये देखा था कि एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी मीन निकालना है सैंपल से, तो सैंपल का जो मीन रहेगा वही पॉपुलेशन का मीन रहेगा। फिर अपन लोगों ने देखा था कि अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है पॉपुलेशन का यूजिंग सैंपल, तो उसका फॉर्मूला देखो वहाँ पे दिया हुआ है, बस डिनोमिनेटर में अंडर रूट में n-1 है इंस्टेड ऑफ n का पता था, अगर सैंपल का दिया और सैंपल का ही पूछा है, वो अपन आज करने वाले यूज बेटा। ठीक है ना चीज़, जब आपको स्टैंडर्ड एरर बताऊंगा, ये अपना सैंपल के दिया, सैंपल का ही पूछा है वगैरह वाली बातें जो मैं कर रहा था। यहाँ तक के सब कुछ ठीक है बच्चा लोग आपके लिए। हाँ, ये सब कुछ चीज़ें अपन लोगों ने कल देखा था, थियोरी वगैरह देखा था, मतलब सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। इसी भाई हाँ, एक ये ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो था बेटा CLT, ये मैंने आप लोगों को छुड़वाया था। देखो ये क्या बोलता है मैं आपको सब बताता हूँ, बस पहले बताता हूँ। देखो आपके पास में इनिशियली पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रोबेबिलिटी में देखा था, देखो ये ऐसा वाला रहता था, याद आ रहा है आप लोगों को। बस यही चीज़ बोल रहा है आपको, इससे आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। ठीक है ना, मेरे को इसने भी बता दिया, बहन ने, रुषा ने करके, इसका सिर्फ स्टेटमेंट के लिए बोला गया है। वैसे भी इसमें न्यूमेरिकल कुछ होते नहीं थे, एंड यू डिड नॉट हैव टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल देख चुकी है, पॉपुलेशन सैंपल के बीच का डिफरेंस, बायस्ड एंड बायस सैम्पलिंग, सैंपल जितना बड़ा रहेगा एरर होने के चांसेस उतने कम 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 होते जाएंगे। अब आज अपन जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट पार्शियली फ्रॉम ML भार्गव। दिस इज ML भार्गव, यू डू नॉट हैव दिस इन विथ यू। इनके सब PDF को मैं मर्ज करके एक बार भेजने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, एंड पार्शियली फ्रॉम दिस थिंग, क्या कहते हैं इसको, ML अग्रवाल। कल अपन एक पॉइंट एस्टिमेट किया था, आज अपन लोग इंटरवल एस्टिमेशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, मैं धीरे 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 पहले पढ़ रहा हूँ और हर एक चीज़ समझा रहा हूँ तुम लोगों को। A sample, as discussed earlier, is part of the population. By observing the members of the sample, we can draw inference about parameters, and we can draw inference about population, such that population ka mean and variance. The observer might be very careful in selecting the sample, but still there is always a difference between पॉपुलेशन की जो भी आंसर आएगा वो एंड जो हमारे सैंपल का जो भी वैल्यू आएगा वो, मतलब देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन एंड स्टैटिक वैल्यू फ्रॉम द सैंपल। Moreover, the static obtained from different samples may also differ from each other. मतलब क्या है, लेट्स से महाराष्ट्र के इलेक्शन का ही, मैं CNN हूँ, तुम हो ABP और कोई है आज तक, मेरा जो सैंपल कलेक्टेड रहेगा, जिन लोगों से पूछूंगा उससे मेरा कोई और इन्फ्लुएंस रहेगा, अनय ने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसका कुछ और रहेगा, हार्दिक ने जो सिलेक्ट किया हुआ है उससे कुछ और रहेगा। अलग अलग सैंपल से अलग अलग इन्फ्लुएंसेस भी या फिर अलग अलग स्टैटिस्टिक भी आ सकते हैं, यानी आते ही आ सकते हैं क्या। दीज डिफरेंसेस ऑब्जर्व बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल पॉपुलेशन का है एंड सैंपल का, या फिर अलग अलग लोगों की स्टैटिस्टिक वैल्यू, अलग अलग सैंपल्स की जो वैल्यू रहेगी, इज नोन एज सैंपल फ्लक्चुएशन या सैंपलिंग एरर। यहां तक है ठीक है। The error can be minimized by increasing sample size and adopting proper sampling techniques. यहां तक है fair enough? A sample with minimum error is said to be the best representative of the population. अब देखो कभी कभी वो तुक्का भी हो सकता है, तुमने जो यूज किया वो सेट हो गया गलती से। कभी अगर तूने बहुत एक्चुअली सोच समझ के कि ओ यहाँ पे ऐसा पॉपुलेशन है, मैंने ऐसा सैंपल लेना चाहिए, इतने लोग मेल, इतने लोग फीमेल, इतने ये एज ग्रुप के, ये इस चलते इसको रिलीजन के, उसमें इस कास्ट के, ब्ला 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 ब्ला, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली और क्या क्या डिविजन रह सकते हैं। उससे अच्छे से अच्छा सैंपल जब आप बनाओगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ोगे, प्लस जितना बड़ा सैंपल साइज रहेगा उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ोगे। तो यही चीज़ जो आपके वहाँ पे भी लिखवाया ही था, सैंपल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा एरर घटेगा, वाइस वर्सा। अगर नंबर ऑफ पीपल एंड सैंपल का साइज अगर 30 से बड़ा रहेगा इसको लार्ज सैंपल बोलते हैं, 30 या 30 से छोटे को अपन लोग स्मॉल सैंपल बोलते हैं।
अब तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर याद है क्या, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे अपन लोग एक, हाँ वैसे एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा होता है। ये आप लोगों को स्कूल वाले नहीं कराते हैं। देखो ये चैप्टर का ना बहुत ही इशू है, वो चैप्टर के बारे में बस उन्हें हेडिंग दे दिया, हेडिंग के अंदर का कुछ ये बुक में, कुछ वो बुक में और कुछ तीसरी बुक में, और मान बड़ा बोर्ड में कुछ चौथा पूछ लिया। ये बोर्ड में तो कोई बुक ही नहीं दी ना तुमको अभी तक के, इसलिए जो समझने लायक चीज़ें हैं या मुझे तुम्हें समझाने लायक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आप समझ सकते हो। Sampling distribution is series of all possible samples of a certain size and a statistic like mean, variance, standard deviation etc. ये चीज़ के बारे में ना अभी एग्जाम्पल जब लेंगे उसके थ्रू समझेगा, तो एग्जाम्पल करेंगे अपन वापस इस पे आने वाले, बट एक बार समझो एक बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जो जो अपन अलग अलग सैंपल्स ले सकते थे वो सैंपल्स बनाओ, और वो सैंपल्स बनाने के बाद में उनका जो भी था मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालना, ठीक है, विच मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये काम का नहीं है। दिस कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजली रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये अपने को काम का नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी सिलेक्ट अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ अ डेफिनेट सैंपल साइज, if we select number of independent random samples of a definite size from a population, calculate some statistic values such as mean, variance, a standard deviation, we get a series of value of the statistic। मतलब कई बार जैसे बताने के लिए, ये देखो अपने को ने एक ये सैंपल ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ही, हाँ ये अपने को पॉपुलेशन दी हुई है, इससे अलग अलग दो दो लोगों के सैंपल्स बनाते हैं और रेपिटेशन अलाउड था मेरे को, तो 3 6 9 के दो दो के पेयर क्या क्या बन सकते हैं, 3 3 3 6 3 9 6 3 6 6 6 9 9 3 9 6 9 9, ये अलग अलग सैंपल्स बनाया है मैंने, उनका फिर मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन सबका इंडिविजुअली जो रहेगा वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो अभी एक समझो, वापस गेटिंग बैक ओवर हियर, देखिए if we select a number of independent random samples of definite size from a population and calculate ये सब कुछ चीज़ है, we get a series of value of that statistic. The values so obtained can be tabulated in the form of a frequency distribution and probability distribution। देखो नीचे टेबल बना है, probability distribution के समय अपन ने ऐसा किया हुआ है ना, या 10th स्टैंडर्ड में frequency distribution के समय पे ये this distribution is called sampling distribution, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल को एक बार के लिए छोड़ दीजिए सब कुछ चीज़ों को। अब ये जो रिमार्क दिया हुआ है ना, ये अपन ने कल रिमार्क का फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे लिखा था अपने अपने क्वेश्चन के समय पे, मीन ऑफ सैंपल या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, एंड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ द पॉपुलेशन। याद है कल, देखो दिखाता हूँ, अपन ने जो कल एक क्वेश्चन किया था पहला वाला एग्जाम्पल का, यस देखो, फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, अपन ने लिख दिया था वो सैंपल मीन के बराबर ही रहेगा, जो अलग अलग सैंपल्स आए हैं उनका मीन जो निकल जाए उसका एवरेज जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे उसने दिया है, और अभी आज अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ये जो भी है होता है, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर बाय एन, स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा सिग्मा बाय रूट एन वगैरह हो जाता है, यहाँ तक क्या सब कुछ ठीक है। अभी एक बार के लिए ना ये एरर को भूल जाओ, पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं, पढ़िए एक बार एग्जाम्पल 1 मन में, आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व, यानी करके दिखा रहा हूँ, यहीं से दिखा रहा हूँ आपको बेसिकली मैं। पॉपुलेशन है, उसमें 3 मेंबर, देखो पॉपुलेशन कैपिटल एन की वैल्यू 3 चल रही है मेरे इसमें भी, ठीक है ना, 2-2 के साइज के सैंपल्स बनाइए, इसमें से आपको रेपिटेशन अलाउड है, तो देखो वो उसने 3 3 3 6 3 9 जो बनाया है वो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ थियोरी ऊपर की नहीं समझा या क्वेश्चन कुछ नहीं समझा, ये क्या चल रहा है, हाँ। ये देख मेरे पास 3 लोगों का पॉपुलेशन है, ठीक है, ना 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 3 लोगों ने वोट दिया है मान ले, मैं 3 लोगों से ही बात करना चाहता हूँ मैं। अब अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अपने अपने सैंपल्स बना रहे थे 2-2 के, और उसमें ये अलाउड है कि एक ही जन को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो मैंने 3 3 चूज़ किया, मैंने 3 6 किया, तूने 3 9 किया, किसी ने 6 3 6 6 6 9, किसी ने 9 3 9 6 9 9, ऐसे चूज़ किया हुआ है, समझा है वो चीज़। तो ये इतने कितने 9 डिफरेंट सैंपल्स बन चुके हैं बेटा मेरे, यहाँ तक सब कुछ ठीक है ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से का, हाँ कोई इशू इसमें। अब मेरे को बोल रहा है ये जो सैंपल्स बने हैं इनका मीन एक कुछ रहेगा वैल्यूज का, 3 3 का मीन 3 हो रहा है, 3 6 का मीन 4.5 हो रहा है, देख समझ में आ रही क्या चीज़ है,
वैसे सबकी सब मैंने मीन निकाल दिया है, सबका मीन्स की वैल्यू ये आ गई है। तो अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता ना, तो मान ले ये सैंपल और सैंपल का मीन, तो पहला सैंपल है 3,3, उसका मीन है 3, 3,6, उसका मीन है 4.5। ये ऐसे करके बन गए होते सबके सब। अब ये जो सब मीन्स है इनका मीन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सब मीन्स क्या थे, ये थे, करेक्ट। इनका बेटा मैंने मीन निकाला जब, तो उसकी वैल्यू 6 आ गई है मेरी, है ना। अब एक काम कर, पॉपुलेशन का मीन निकाल तू, 3 + 6 + 9/3 18/3 6। देख इसका मीन, पॉपुलेशन का मीन, सैंपल्स के मीन जो आंसर आई थी, स्टैटिस्टिक जो आई थी मीन वाली, उसका मीन दोनों की दोनों सेम हो रहा है, फेयर एनफ। तो उसने फर्स्ट नोट दिया था। अब देख, अब मुझे सेकेंड इसमें क्या मांगा है उसने, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। देख पहले तो मीन ऑफ सैंपल निकाल दिया मैंने, मीन ऑफ पॉपुलेशन निकाल दिया, दोनों इक्वल आ गया है। अब मैं वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालना चाहता हूँ, वेरिएंस ऑफ सैंपल यूजिंग सैंपल निकाल रहा हूँ ना मैं। हाँ तो देखो ये वाला फॉर्मूला चल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट डालता था भले ही मैं, अपॉन n है, n-1 नहीं है। तो देखो अभी के लिए पहले सैंपल, सैंपल का वेरिएंस ना 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 ना, अगर सैंपल दिया हुआ है और उसी से मेरे को सैंपल का निकालना है तो n, पॉपुलेशन दिया हुआ है उसी से पॉपुलेशन का निकालना है तो भी डिनोमिनेटर में n, बट सैंपल दिया है और उससे मैं पॉपुलेशन का निकालना रहा हूं तो n-1 डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखिए गाइस, ओए अब मेरा मीन ऑफ सैंपल्स आ चुका है 6, अब ये वैल्यू -6, फिर ये वैल्यू -6 कर करके सबके स्क्वायर का सम अपॉन n, जो भी वैल्यू आ रही है उससे, ये भी 3 आ रही है, चलो लकीली ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों सेम ही आ जाता है, ये 3 आ रही है, अच्छा वहाँ पे 3 नहीं है, 6 आई था, ये 3 आ रही है। और यही अब मैं अगर मान लो पॉपुलेशन का निकालता हूँ, बेटा पॉपुलेशन का मीन मेरा 6 आया था, तो वो हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 के स्क्वायर अपॉन, इसका पॉपुलेशन साइज कितना है बेटा मेरा 3 है, फेयर एनफ। तो कितना आंसर आ रहा है उसका भी ये देख लीजिए, 6 आ रहा है, फेयर एनफ। अब दोनों का ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा नहीं है पर उसे निकाल दिया है, क्या बेवकूफ़ है, वेरिएंस आ गया तो अंडर रूट निकाल, स्टैंडर्ड डिविएशन तो वैसे आता तो हाँ, तो किसने बोला सेम रहेगा, सिर्फ मीन रहेगा। देख ना बेटा वहाँ पे भी जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सिर्फ मीन सेम है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन उसने कभी बोला ही नहीं सेम रहने वाला है, नहीं पता नहीं है वैसे, बट पूछ भी दे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारे को डायरेक्ट करेगा ये करना ये करना ये करना, इस यहाँ पे क्या हुआ है। ये पहले 2 चीज़ें समझ में आ गई है तुम लोगों को। अब मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर के ऊपर लेके आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, 2022 सॉरी 2002 बाप रे, ठीक है। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, बेटा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। जो डिविएशन आएगा ना उसका स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड एरर बन जाता है तुम्हारा सैंपल का, ठीक है ना। हियर द वर्ड एरर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिविएशन टू इंडिकेट दैट देयर इज अ वेरिएशन इन सैंपल्स अकरिंग ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। कोई काम का नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, σ/√n, ठीक है ना। तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू क्या है, σ/√n, ये अपने को आगे काम में आने वाला है अब भी थोड़ी देर में। अब देखो चलो यहाँ पे हो रहा है स्टैंडर्ड एरर निकालो, तो देखिए मेरे को सिग्मा तो पता ही है कितना आया था, √6 आया था बेटा। n साइज ऑफ ईच सैंपल होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं पूछ रहा है या पॉपुलेशन का साइज नहीं, साइज ऑफ ईच सैंपल, हर एक सैंपल 2 का था, तो अपॉन √2, तो आंसर कितना हो गया है √6 अपॉन √2 यानी कि √3 हो गया। समझा ये चीज़, नॉट रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू सॉल्व, बट यहाँ से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया समझा गया कि अपने जो सैंपल्स रहते हैं उनका, जो अलग अलग सैंपल जितने पॉसिबल है उनका मीन निकाल दिया है या कोई भी निकाल दिया, उसका मीन और ओरिजिनल पॉपुलेशन का मीन सेम रहता है। इसे जो अपन ने कल क्वेश्चन किया सेम था, सैंपल दिया हुआ है उस सैंपल से ही सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो अपॉन n चलेगा, पॉपुलेशन दिया है उसी से पॉपुलेशन का निकाल तो भी n, बट अगर सैंपल दिया है पॉपुलेशन का निकाल तो अपॉन n-1, जो अपन लोगों ने कल के एग्जाम्पल में देखा था, फेयर एनफ। अब देखिएगा इस, हाँ सॉरी यहीं पे ये अभी रुक जाइए, ये क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अपने नेक्स्ट इसका है। हाँ अब इंटरवल एस्टिमेशन आप लोगों को कल बताया था,
अगर मेरे को पूछा जाए आपके हिसाब से आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना चल रहा है, मैंने बोला 10 में से 8 यानी 8 चल रहा है, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया है। बट यही अगर मैं मान लो बोलता था 7.5 से 8.5, तो ये एक इंटरवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेजरली जो भी मैं एक मीन, मे बी एक सैम्पल का मीन कैलकुलेट करता हूँ, मान लो वो 8 आ रहा था, तो उसमें मैं एक मार्जिन ऑफ एरर रखता हूँ कि आधा ऊपर आधा नीचे, +-1 बोलते ना अपन, वैसा। तो +-0.5 जैसा, तो एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट जैसी बन जाती है मेरी, है ना। तो जो भी मेरा मान लो मीन आया है, मान लो ये है, जो भी मेरा मीन एक आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है पॉपुलेशन का मीन ये रहना चाहिए सैंपल के थ्रू, उसमें मैं मेरा एक एरर की जो रहनी चाहिए उसको ऐड करूंगा तो अपर लिमिट मिल जाएगी, सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो मेरा अगर 8 था तो मैं 7.5 से 8.5 जो बोल रहा हूँ वो मेरा आ रहा है, गुड इनफ यहाँ तक है का। तो देखो, इन इंटरवल एस्टिमेशन वी फाइंड 2 नंबर्स या फिर इंटरवल्स यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक विच अ पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन का पैरामीटर लाई करेगा। मतलब अगर मेरे को मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो मैं बोलता हूँ ए से लेके बी तक के रहने वाला है वो, यहाँ तक है, ठीक है। अब अपने को इसके अंदर ना 3-4 चीज़ें रहती है। एक रहता है कॉन्फिडेंस लेवल, कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ 95% चांसेस है इसी के अंदर आंसर रहेगा, 99% चांसेस इसी के अंदर रहेगा, 90% चांसेस इसी के अंदर रहेगा। वो अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब मैं मान लीजिए मैं ये निकाल रहा हूँ, हाँ मीन निकाल रहा हूँ, तो मेरा तब का सैंपल स्टैटिस्टिक मीन बन जाएगा। मैं स्टैंडर्ड डीविएशन निकालते रहता था उसका, या कुछ और निकालते रहता, मीडियन निकालते रहता, तो वो सैंपल स्टैटिस्टिक बन गया होता मेरे लिए तब का। और आखिरी चीज़ होती है मार्जिन ऑफ एरर। कुछ मार्जिन ऑफ एरर मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यार जो भी हो ह्यूमन एरर, कैलकुलेशन एरर या फिर सैम्पलिंग एरर रह जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल में 3 चीज़ें हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल, एक सैंपल स्टैटिस्टिक, एक मार्जिन ऑफ एरर। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, पहले तो ना एक गिवन रहेगा, अपने को स्ट्रेस नहीं उठाना है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो सर कोएफिशिएंट 0.95 बन जाता है, यानी परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 99% अगर है तो वो बन जाएगा 0.99, ठीक है। द कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब्स द अनसर्टेनिटी ऑफ अ सैम्पलिंग मेथड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ अ, छोड़ो ये कोएफिशिएंट एक एग्जांपल के थ्रू समझो, वो ज़्यादा अच्छा है। Suppose we collect a sample from a given population and compute confidence interval. A 95% confidence level means 95% chances है कि उसी के अंदर रहने वाला है, और कोएफिशिएंट उसका 0.95 रहेगा। अब देखो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, मेरा कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं लेवल है 95%, तो मेरा कोएफिशिएंट कितना हो रहा है, तो सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, कोई काम की चीज़ नहीं है। बाद में सैंपल स्टैटिस्टिक आपको जो निकालना है 95%, 95/100 यानी 0.95 बस, ठीक है। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक ये आप लोगों को पूछा जाएगा, या जो भी कि आपको मीन का निकालना है वैसा करके, फालतू की चीज़ है। लास्ट, मार्जिन ऑफ एरर इन द कॉन्फिडेंस लेवल, देयर इज अ रेंज ऑफ वैल्यू जो आपको मार्जिन ऑफ एरर के लिए रहती है। ये सब चीज़ें अगर नहीं भी समझे, क्वेश्चन ईजीली हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। देखो हाँ यस, अब देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, आप लोगों का मान लो मीन निकालना चाहते हो आप एक पॉपुलेशन का, तो आपने सैंपल का मीन निकाला और मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट किया, वो कैसे करते बताऊंगा आप लोगों को। मान लो आपका सैंपल का मीन आ चुका है 10, मार्जिन ऑफ एरर आ चुका है 1, तो आपका लोअर लिमिट क्या बन जाएगा 10 - 1 यानी कि 9, और अपर लिमिट क्या 10 + 1 = 11। तो 9 से लेके 11 में कहीं तो भी अपना आंसर आने वाला है, समझिए ये बात है। हाँ, अब अपन लोग मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब प्लीज़ देखो, ये सब फालतू की बकवास है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, Z∝/2 इंटू σ/√n। ये σ/√n याद है आप लोगों को, अब भी अपन ने सैम्पलिंग एरर देखा था, हाँ वो बस मल्टीप्लाई करें अपन Z∝/2 से। तो ये Z∝/2 क्या है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये देखो ये टेबल रहता है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल इतना है तो Z∝/2 की वैल्यू इतनी है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना है तो Z∝/2 की वैल्यू इतनी है, ये इतना है तो इसकी वैल्यू इतनी है। नहीं ये रटना नहीं पड़ता आपको, टेबल नहीं, आपको डायरेक्टली Z∝/2 की वैल्यू ऐसा करके दिया हुआ रहेगा फॉर 95%, 99% या 90%। इन माई ओपिनियन लास्ट में भी दिया हुआ था, तुमको अगर रटने की इच्छा भी है तो ये 3 वैल्यूज ही रट लो, फिर आपके बुक में भले ही नहीं दिया हुआ, एग्जाम में दिया हुआ रहता है,
ठीक है ना। ये टेबल यार वो तुम्हारे को एक्सपेक्टेड नहीं है रटने का। अभी देखो वही एक चीज बस ये ध्यान रखो, कॉन्फिडेंस लेवल का जो कोइफिशिएंट है एन डिवाइड बाय 100 करने का है, और जो अल्फा है दोनों को ऐड करूंगा तो 1 आएगा। देखो ये 0.9 प्लस 0.1 हो रहा है 1, 0.95 प्लस 0.05 मिला के हो रहा है 1, 0.99 प्लस 0.01 मिला के हो रहा है 1, ठीक है ना। अगेन इसके ऊपर कुछ जो एमसीक्यू छाप क्वेश्चन डाल सकता है, बट ये आप लोगों को रटना नहीं पड़ता है। आपको रटना भी अगर है ना 95% वाला ही मेजरली पूछा जाता है, तो जेड अल्फा बाई 2 उसका 1.960 होता है, ये ध्यान रख लो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन लोग करते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये देखो अपन लोग डेटा लेते हैं पहले तो सैंपल, सॉरी ये एमएल अग्रवाल है तुम्हारी, बस अब बचा एमएल अग्रवाल का ये। हाँ हाँ कुछ समझ में नहीं आता ना कि, हाँ वही नहीं यार बचे हुए इसमें क्या था ना, तुमको कुछ समझ में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, वो इशू है। अभी तुमको लग रहा है आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी तुमको ये लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सुनो ओए ओए ओए, सैंपल का साइज है 50, तो मेरे को एन की वैल्यू 50 मिल चुकी है, और उसका सिग्मा मेरे को 6 दिया गया है, और मीन जो मेरा आया है उस सैंपल का वो 32 आया है। मुझे कॉन्फिडेंस लेवल उसने बताया 95% है, तो बेटा मेरा z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.960 हो चुकी है, करेक्ट। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को इसका इंटरवल बता दो, तो पहले मैंने मार्जिन ऑफ एरर निकाला। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है z अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन, मतलब 1.960 इंटू सिग्मा कितना है 6 अपॉन रूट 50 वैसे 5 रूट नहीं, हाँ 5 रूट 2 होता है, मैं रैशनलाइज भी कर रहा हूँ इसको, 1.960 इंटू 6 इंटू रूट 2.5 इंटू 2, 1 ज़ा 3 ज़ा। अब बेटा मल्टीप्लाई करूँगा, रूट 2 की वैल्यू तो मेरे को 1.41 पता है अप्रोक्सीमेटली, वो डालूंगा तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर अप्रोक्सीमेटली 1.66 आ रहा है। जैसे ही मार्जिन ऑफ एरर आ गया तो मेरा इंटरवल कैसा रहेगा, जो मीन मेरे को सैंपल का था उसमें सबट्रैक्ट करूंगा लोअर लिमिट, उसमें ऐड करूंगा अपर लिमिट, समझ में आ रहा है क्या। तो देखो मेरे को 32 माइनस 1.66 किया तो 30.34 करेक्ट ना, हाँ, और 32 प्लस 1.66 किया तो 33.66 हो जाएगा, तो मेरा इंटरवल हो जाएगा 30.34 से लेके 33.66 तक का। समझ में आ रही है बातें क्या हो रही है। एक बार के लिए ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बोर है, एक बार के लिए ये क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो आप लोग। देखो तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ क्या बेटा, हाँ बेटा 6 कहाँ पे दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है ना पे, स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा रूट 50 का ले तो बेटा 5 रूट 2 कर ले, उसको रैशनलाइज कर ले, रूट 2 पर जाकर 1.41 लिख लेना उसको, नहीं तो फिर वो जो अपन करते थे अपन लोग रूट 50 के लिए 7 प्लस, हाँ मैं रैशनलाइज कर लिया उसको। काय की बेटा, जेड अल्फा बाई 2 की बेटा तेरे को दिया जाएगा एग्जाम में, नहीं तो तू याद रख ले, ये चिट्ठी बना ले। और नहीं भी दिया हुआ रहना गलती से और तेरे को नहीं आ रहा, आगे पीछे वाले बता नहीं रहे, सब कुछ कर लेना, सब डाल देना, बस जेड अल्फा बाई 2 को खींच खींच के नीचे तक के लेके आता, यानी बन जाएगा जेड अल्फा बाई 2 इंटू 6 बाई रूट 50 वगैरह करके, एटलीस्ट तुझे 2 मार्क का क्वेश्चन था, आधा मार्क को मिल चुका रहेगा, आधा एक, ठीक है। अगर तेरे स्कूल में आया तो उसके बाद नहीं दिया रहे तो बोर्ड का अपन बोर्ड से समय पर देखेंगे, तब चिट्ठी बनाएंगे, टेंशन मत ले।
क्या और ये यू क्या होता है सर? यू बेटा मीन ऑफ कहते ये होता है पॉपुलेशन। तो मेरा पॉपुलेशन का मीन ये से लेके ये इंटरवल तक के में आ रहा है। यही चपलूस चापलूस बच्चे हैं सर, चापलूस। बेटा √50 का सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रूट ऑफ 5 × 5 × 2 होता है। 5 का पेयर बना कर बाहर निकाला है। नहीं तो तुम लोग सिंपली उसको 7 + 1/14 भी कर सकते थे, वो जो अपन लोगों ने कल सीखा था ना √50 का ट्रिक के लिए। अब एक क्या सॉरी नहीं, अब एक बारी के लिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देख, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में ना अपने को क्यूटली उसने सैंपल का साइज बता दिया था, मीन बता दिया था। इस बार उन्होंने क्या पगलापना किया, सैंपल का साइज से सैंपल की वैल्यूज दे दी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू और बोल रहे मीन निकालो। तो बेटा पहले मेरे को ना अनफॉर्चुनेटली ये सब ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। चलो ये n की वैल्यू तो 6 मिल चुकी है, मैं मीन निकाल सकता हूँ 8 / 6 करके। तो चलो अभी क्या तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ये मेरा मीन हो चुका है। उसके बाद में मुझे क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू दी गई 1.2, कॉन्फिडेंस लेवल 95%, जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.960 के आसपास कुछ जा रही है। फेयर ना, फिर वही अपना मार्जिन ऑफ एरर मेरे को निकालना है और ये मीन में प्लस माइनस करूंगा मैं उस चीज़ को, तो मेरा इंटरवल आ जाएगा। समझिए बात है वाली, करिए प्लीज़ इसको। सिग्मा दिया है ना बेटा तेरे को 1.2, इंटू क्या ऊपर क्या रहता है, सिग्मा अपॉन रूट है? सिग्मा अपॉन √n, यस, जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन √n रहता है। क्या बेटा, √6 की नहीं पता यार, और वो तो तू लॉन्ग डिवीजन से निकाल, छोटे नंबर्स का ना अप्रोक्सीमेशन मेथड से मत करना। आ गया सर आंसर। कॉन्फिडेंस इंटरवल इनके इसके सारे इतने सारे कैसे आए? जेड अल्फा बाई 2 है ना बेटा, वो उन्होंने वो कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है तेरे को फालतू का। सर देखिए कितना महंगा बिका, क्या बोलते हैं? कैमरन ग्रीन तो 26 है ना शायद है, नहीं नहीं, और ये पतिराना 18। इसको क्या बोलते हैं? KKR ने लिया दोनों को, ऐसे कहाँ से ही क्या के साथ? उन्होंने बहुत सारे रिलीज किए ना बेटा, सबसे बड़ा पर्सन का था। 60 करोड़ में से 40 तो गए और फिर 14 प्लेयर हुए। नहीं तो वो तो बच्चे चुक्के चुक्के ले लेंगे ना, छोटे छोटे पिल्लू पिल्लू। क्या नाम क्या है बेटा, √6 की वैल्यू मैं तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल रहा हूँ यार, और नहीं ना तो √2 × √3 कर लूँगा। वो एस्टिमेशन मेथड बहुत छोटा है उसके लिए वो नंबर। अया आई वुड से 50 के आसपास कैसे निकालूँ, 50 भी 40 से अब पता नहीं, मे भी यार। अब ये क्या है, √6 की बहुत फट से निकल जाएगी मेरे से, इसलिए मेरे को तो वैसे ही स्ट्रेस नहीं है। 2.4 ठीक है, 2.4 सही चल रहा है। वेंकटेश अय्यर आरसीबी ने ले ली। हाँ
अच्छे इसमें लिया उसको भी। 7 करोड़ में ली बस। पिछले बार 23 करोड़ में बिका था बेचरा। 23 से 7 का ड्रॉप। अबे खिला रहे, वही बड़ी बात है, क्या बकवास कर रहा था। आई एम नॉट श्योर बेटा। ये जेक फ्रेगर में ये जेक फ्रेगर कैसे अनफोल्ड चलेगा, तो अच्छा खेला था। अवेलेबिलिटी इशू होगा। डेविड मिलर भी अनफोल्ड। सरफराज का अनफोल्ड। 2.44 अप्रोक्सीमेटली। इंजुरी इश्यूज है उसको। पृथ्वी शॉ को एटीट्यूड अप्रोच इश्यूज है, उससे उसको नहीं ले। तो मुझे लगा था शायद उसको इस बार ले लेंगे, नहीं लिए। फिटनेस इश्यूज, उसके बाद में मुंबई के कैंप में वो बदतमीजी कर रहा था अपने सीनियर से, तो उसको मिड कैंप पे ड्रॉप कर देते। कैंप है नहीं, रणजी है जो भी रहता है उनका, वैसे इसमें। हाँ नहीं, अभी बीच में अच्छा किया है। महाराष्ट्र पे शिफ्ट हुआ है वो, अभी अच्छा कर रहा है अभी वो वैसे परफॉर्म। जॉनी बेयरस्टो कैसे अनफोल्ड चलेगा। इंग्लैंड एशेज लंबा चलने वाला है, और उसके बाद में ये एशेज के बाद वैसे जोनी बेस्टो के एशेज में ही नहीं, पता नहीं उसको क्यों नहीं उठाया फिर। क्या बातें कर रहा आप। छी, दिल्ली स्कूल की आवाजें आ रही है। आरसीबी ने तगड़ी स्क्वाड बना ली वापस सर। चलिए ओए ये हो गया है। अब बेटा इसके बाद वाला देखिए, ओए प्लीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, अब ध्यान। आपको 95% कॉन्फिडेंस वैल्यू दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट उसने शांत, उसने क्या बोला है, मेरा सिग्मा 15 है, सैंपल का साइज बताओ अगर मेरा इंटरवल 152 से 160 है। देखो तुम्हारे इंटरवल की जो मिड वैल्यू है वो तुम्हारा मीन चल रहा था बेसिकली, ठीक है ना। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो रही है, 156 हो रही है, करेक्ट। तो मेरे मीन की वैल्यू 156 हो गई है। कॉन्फिडेंस वैल्यू 95% है। जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 हो चुकी है मेरा बेटा, ये प्लस ये अपॉन 2 मिड वैल्यू, ठीक है। मेरा अल्फा की सिग्मा की वैल्यू मेरी 15 है बस। अब मीन इज सिग्मा, नहीं जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन। हर एक चीज़ की वैल्यू अगर डालूंगा मैं तो मेरे को उससे रूट एन यानी एन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो मान लो कोई डेसिमल वेसिमल में अगर आती भी है तो राउंड ऑफ करके आपके पास आंसर निकालना पड़ता है उसका। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे इन लोगों की डेसिमल में 54.0 कुछ आ रही है, 0225, तो वो आ जाएगा एन की वैल्यू 54। क्या की 4 दी हुई है, मार्जिन ऑफ एरर 4 दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया है। मार्जिन ऑफ एरर की खुद की वैल्यू यस 4 आ रही है उससे। मीन हाँ यस, अब मीन इक्वल्स टू, सॉरी, तो मार्जिन ऑफ एरर इक्वल्स टू, हाँ सॉरी मेरा मीन इसका मिड वैल्यू आ गया है 156, ठीक है ना। तो मार्जिन ऑफ एरर कितना कितना है, 156 से 4 का दूरी है, तो मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल्स टू रहता सर, ये तो 4 इज इक्वल्स टू रहेगा। समझेगा। देखो ये देख, अपना अगर मान ले 100 है मीन, अपना मार्जिन ऑफ एरर 3 रहता तो अपन 97 से 103 बोलते थे। तो अपने मिड वैल्यू से कितनी दूरी पे वो रहता है ना बेटा, मार्जिन ऑफ एरर। नहीं, मीन गलती से बोला, मीन मार्जिन ऑफ एरर सेम नहीं होता है। मीन तो अपन सैंपल का निकालते हैं, उसमें मार्जिन ऑफ एरर को ऐड और सबट्रैक्ट करते तो अपने को पॉपुलेशन का कहते हैं जो मीन रहेगा उसका इंटरवल आ रहा था जो उसने दिया है 152 से 160 दिया है उसने। इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वो सैंपल का मीन रहेगा मेरा। सैंपल का मीन कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, तो उससे अपने इंटरवल्स कितने कितने दूरी पे, 4 की दूरी पे, तो मैंने मार्जिन ऑफ एरर 4 दिया हुआ है। MOE से लिखता हूँ मैं तो यार, मुझे नहीं पता। ई इन्होंने कैपिटल ई लिया है। सॉरी मैं सुना नहीं क्या।
लिखा होता है क्या बेटा? आंसर लिखा है 54 आ रहा है। 54.0225 होता है, therefore NL equals to 54। अब 0225 आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, वो तो 54.02 लिखेंगे। हाँ सैम्पल का साइज है तो वो वही कुछ मुझे आराम नहीं करेगी। चलिए बड़े आगे गाइस। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल कोई बहुत काम का नहीं है और आई थिंक आप लोगों के इसमें ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन का दिया हुआ भी नहीं है, वो वैसे ही कट है। अब गाइस अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस देखोगे, एक बार के लिए मेरा सजेशन है, आपको सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक बार जस्ट गो थ्रू करो और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बताइए। अपन अभी तक सारे क्वेश्चन पॉपुलेशन मीन थोड़ी निकाल रहे थे, हम्म। पॉपुलेशन मीन निकाल रहे अब थे। नहीं, अपन लोग सैंपल के मीन से पॉपुलेशन मीन का इंटरवल निकाल रहे थे ना बेटा। ये लो बेंच, अच्छा हाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल एन वॉज नंबर सैंपल साइज और कैपिटल एन वॉज पॉपुलेशन साइज। कहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल एन कैपिटल एन? अच्छा ओके। Assume that the sample mean was obtained from sample of 120 provided ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू पता है, ये पता है, सिग्मा पता है, वो n चेंज करेगा तू, सिग्मा सेम रखेगा, z अल्फा बाई 2 की जो भी वैल्यू है वो उससे फिर निकाल लेगा तू। हाँ Assuming that the price of this product follow normal law of variance of 25 मतलब कहाँ पे दिया हुआ है? थर्ड वाला इसमें वो नंबर से नीचे वेरिएंस, बस वेरिएंस की वैल्यू दिया हुआ है उसने, तो वेरिएंस अगर 25 है तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा मेरा? 5 अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। हाँ मैं सिग्मा स्क्वायर के लिए 25 दिया उसने बस। वे मंथली सेल में प्राइवेट प्राइवेट शॉप। वो सैंपल ही है बेटा, पॉपुलेशन नहीं रहेगा। एन 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 देखना, सैंपल मीन निकलवा रहा है, फिर तेरे को पॉपुलेशन मीन का भी इंटरवल पे शिफ्ट करवा रहा है वो। नहीं तो अपन लोग पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम ही मान लेते थे, अब इंटरवल मांग रहा है इसलिए अपने को उसने अपना बोलते कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, तो अपन मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं इस कारण से। ठीक है हाँ FM में जाता है, नहीं FM में 1 में जाता है। नहीं पता, देखा दो है ना नहीं, टाइम ज़्यादा होना चाहिए ना, ये टाइम ग्रोथ नहीं रहता क्या FM में? हाँ देख 1 2 3 तो पक्का से है, तीसरा और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स भी रहना भाई चाहिए, दिखा, मैं बात 11 12 13 एंड मेरे साथ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स है ना। हाँ अरे यार नहीं, ओए 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 प्लीज 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 बेटा, ये 6 ही तो क्वेश्चन थे, एक बार देख लो ना प्लीज। इसका सेकंड हाँ पार्ट बताओ ना। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल? बेटा कॉन्फिडेंस लेवल के लिए तेरे को z अल्फा बाई 2 से जो मिलेगा, तो जो भी तेरी z अल्फा बाई 2 की वैल्यू हुई है, तो उससे ये अगर मान ले तेरी 1.96 आती है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95%, अगर याद ही करना होगा ना, देखो। उल्टा तो देखो टेबल बना कर दिया हुआ रहेगा उसका, याद नहीं करना पड़ता यार, तू बस चाहिए भी तो 95% का याद कर ले, उसका ही मेजरली पूछा हुआ है बेटा। ये वो प्रपोर्शन वाले थे, तुम्हारे बुक में कम ज़्यादा कुछ है तो मुझे पता नहीं, 6 ही है तुम्हारे इसमें भी। हाँ
गाइस ठीक है यहाँ तक के? ओए बेटा देखो, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज, तुम इसके एग्जाम्पल्स ही एक और बार खुद से कर लोगे, वो भी पहले 3 ही, तो दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंसर निकल रहा है, ठीक है ना। कल अपन लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। चलिए बाय गाइस।